नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपको कुछ महीने पहले यानी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का जो सबसे सटीक सर्वे रहा था वो रहा था एक्सिस बाई इंडिया का। मैं आपको बता दूं, एक्सिस बाई इंडिया के जो कर्ता धर्ता हैं, जो चीफ हैं, वो प्रदीप गुप्ता जी हैं। प्रदीप गुप्ता मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले, और उनके बारे में जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उसके अनुसार वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं और वो बीजेपी और संघ के लिए काम भी करते रहे हैं। ये संयोग है या उनका ये प्रतिभा है कि उनका एग्जैक्ट बिल्कुल सही परिणाम उन्हीं ने दिया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 160 के आसपास सीट मिलेंगी और लगभग उतनी सीटें मिली भी थी। लेकिन आज खबर यह है कि एक्सिस बाई इंडिया ने देश में जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसे लेकर अपना एक एग्जिट पोल तैयार किया था और वो उन्होंने पोस्ट भी किया था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक रेड निशान बताया उसके लिए कि एक बहुत ज़्यादा खतरे में भारतीय जनता पार्टी है। 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें बचाना मुश्किल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक्सिस बाई इंडिया ने ट्वीट करने के बाद अपने ये सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। अब ये किसके दबाव में ट्वीट डिलीट किए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना तय है कि जो इसके चीफ हैं प्रदीप गुप्ता, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया, वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ऐसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है। आज हमारे साथ है देश के जाने वाले एंकर, ये कई चैनलों पे आपको दिखाई देते हैं, अब्बास हफीज़। लेकिन इनका एक परिचय ये भी है कि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने उन तमाम सारे ट्वीट को सेव करके रख लिया है। हम उनसे समझते हैं कि आपने जो ट्वीट देखे, उन्हें सेव किया, उसमें क्या परिणाम था। अब्बास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सक्रियता को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक्सिस बाई इंडिया ने जैसे ही ट्वीट किया आपने तत्काल सेव कर लिया। शायद आपको ये अनुमान था कि ये आगे जाके डिलीट कर सकते हैं। हर चीज़ ही डिलीट की जाती है आज की तारीख में, जो भी बीजेपी के फेवर में ना हो और बीजेपी के हित में ना होने वाली चीज़ को रहने देना बड़ा असंभव है। तो जो चीज़ देखिए उसे सेव कर लो सबसे पहले। तो ये जो आपने सेव किए थे, ये क्या एक्सिस इंडिया ने ऐसा क्या कह दिया जिसके वजह से उसके ऊपर दबाव आया और उसे मजबूरी में ही सही इसको डिलीट करना? देखिए, सुबह 2-3 दिन पहले प्रदीप गुप्ता जी ने एक रीट्वीट किया अपने एक्सिस माई इंडिया के ट्वीट को, और उस एक्सिस माई इंडिया के ट्वीट में एक मनी कंट्रोल की किसी अखबार की खबर थी जिसमें उन्होंने साक्षात्कार अपना दिया था, इंटरव्यू दिया था प्रदीप गुप्ता जी ने, और उनका ये दावा था उसमें कि 13 राज्यों में एनडीए के लिए सीटों को सेम रखना, जो पिछली बार का परफॉर्मेंस था उस पर रखना बहुत मुश्किल हो गया है, चुनौती भरा है, और अगर ऐसे नहीं रख पाएंगे तो ये 400 पार तक नहीं पहुँच पाएंगे। 400 पार रखने के लिए ये सीट्स रखनी होंगी। उसके अलावा एक और ट्वीट वायरल हुआ जिसमें एक इनका पूरा का पूरा एग्जिट पोल का ओपिनियन पोल इसमें कहा था कि ओपिनियन पोल ये फाइनल ओपिनियन पोल है मध्य प्रदेश पूरे देश भर के लिए। तो उसमें जो सीट्स थीं वो चौंकाने वाली थीं, और चौंकाने वाली इसलिए थी कि बीजेपी, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 200 के आसपास ही रहेगी, 200 पार नहीं जाएगी, वैसा ही उसमें भी लिखा था। उसमें इंडिया एनडीए अलायंस का वोट शेयर 43 और 44% नेक टू नेक था। तो ऐसी परिस्थितियां जो आज हम सामान्य तौर के ऊपर ज़मीन पर देख रहे हैं वो उस पूरे ओपिनियन पोल में थी, और वो मेरे पास है भी ओपिनियन पोल। उसके बारे में ये बाद में कहते हैं कि नहीं, हमने कोई ओपिनियन पोल बनाया ही नहीं है। चलिए, मैं अपने दर्शकों को इसके स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। मैंने आपसे अपने मोबाइल में लिए हैं, मैं अपने दर्शकों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। लेकिन इसके साथ ही अब्बास भाई, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि आज मेरे चैनल पर आप एक पत्रकार के रूप में अपना वर्जन दें बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता के। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ट्वीट में 13 राज्य हैं, वो कौन कौन से 13 राज्य बताए गए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटें बचाने में कठिनाई बताई गई है? ये इन्होंने जिस अखबार को साक्षात्कार दिया है उसमें इन्हीं को कोट करके लिखा है। महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, दिल्ली है। ये वो राज्य थे जहाँ पे 99%, 90%, 85% इनका स्ट्राइक रेट था, और ये अपने जनित पे पहुंच गए थे कि जो पीक है इनका, सैचुरेशन पॉइंट। हाँ, सैचुरेशन पॉइंट कह लें या जो भी कहें कि इससे ज़्यादा कहीं अचीव करने की संभावना है नहीं। जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा, कई जगह पे उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि सीट्स कहाँ से लाएंगे, बांग्लादेश पाकिस्तान से लेकर आएंगे, क्योंकि ये पीक पे पहुँचे। राजस्थान में पूरी क्लीन स्वीप थी, 25 की 25 सीटें। मध्य प्रदेश में एक सीट छूटी थी बीजेपी की, और उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा प्रदर्शन कराया था इन्होंने। कर्नाटक में भी इनका एक ही सीट
बस कांग्रेस के पास गई थी। दुष्प्रचार का अपनी चरम सीमा पे फ़ायदा उठाया गया था। लेकिन आज जनता ने जो देखा है, आप भी देखना रविंद्र जी के सब तरफ, जनता आज तुलना करने लगी 10-10 साल की। पिछली बार ये था कि एक टेन्योर था, तो ऐसे उन राज्यों में जिन्होंने पूरा पूरा समर्थन बीजेपी को दिया था, अब 400 पार ले जाने के लिए एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। भाई अगर आपको 350 सीटें पीक पे मिल गई कहीं से पूरे अलायंस को, और उसके बाद आप नहीं कर रहे, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इतनी नहीं मिली, उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर उसके बाद आप उनको बचा नहीं पाए, 50 उसमें से कम हो गई, तो आप कैसे 400 तक पहुँचोगे? तो ये एक बड़ा विषय है। और जो सीट्स का उन्होंने आंकड़ा लिखा था, जिसको वो खंडन करें कुछ भी करें, वो इतना एक्यूरेट है। आज मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, आपकी पत्रकारिता बहुत पुरानी है, आपने कई सारे चुनाव देखे हैं। आज मध्य प्रदेश के हर कोने में आप देखते हैं कि आपको भी लोग बताते हैं कि 5 से 6 सीटें बहुत ही मुश्किल हैं बीजेपी की, और कांग्रेस के लिए बहुत आसान है। ये तो हम तो पूरी क्लेम करते हैं कि साहब हर जगह हम जीतेंगे, लेकिन अगर हम साफ साफ बात करें तो ये जनता कहती है, जो जागरूक जनता है, कि ये 5-6 सीट तो किसी भी हाल में बीजेपी के पास नहीं जाने वाली। उसने भी यही लिखा हुआ है कि 5 से 6 सीटें कांग्रेस की हैं, बाकी बीजेपी की हैं। गुजरात में उसमें लिखा है कि 1 सीट कांग्रेस की है, बाकी सीटें बीजेपी की हैं। लेकिन उसी ओपिनियन पोल में ये लिखा है कि राजस्थान जैसे राज्य में 10 से 11 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। उसी ओपिनियन पोल में लिखा है कि यूपी में बीजेपी 55 सीट से क्रॉस नहीं कर पा रही 80 सीट में से, मतलब 15-16 सीटों का लॉस है, बल्कि ज़्यादा का 20-22 सीट्स का लॉस है। ऐसे ही कर्नाटक में कम से कम 12 सीट्स का लॉस है बीजेपी को। ऐसे ही तेलंगाना में बीजेपी को 8 से 9 सीट्स का लॉस है। और राजस्थान में अगर बीजेपी 10-11 सीट्स का लॉस उठा रही है, तो फिर कहाँ से 400 पार, और सरकार कहाँ से बन रही है? 400 पास तो उनका नारा है, और नारा लगाने का अधिकार आपको है। आप बोल दीजिए कि हम 500 सीटें ला रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? सही बात है। और ये परसेप्शन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं कि कैसे जनता को इस उम्मीद पे फ्लोटिंग वोटर को रखा जाए कि साहब ये जीत रही है पार्टी इतनी हैवी मैंडेट से, तो हमारा वोट हम इसी को दे दें। बस भाई, मैंने पिछले 10 साल में देखा, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम 10 विधानसभा चुनावों में अब की बार 200 पार, अब की बार 250 पार नारे दिए, और वहां उनके 100-100, 150 सीटें भी नहीं आ पाई हैं। तो ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र में आपको भी अधिकार है कि आप कह सकते हो कि हमें 543 सीटें मिल रही हैं। एक तो है नारा देकर उस नारे पे खरा नहीं उतरना, वो तो 10 बार ऐसा हुआ है कि वो नहीं उतरे। लेकिन दूसरा है कि इस बार तो सरकार बनाने की ही चुनौती है बीजेपी के सामने। आप देखिए, सरकार बनाने की चुनौती मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक तो इसका पोल हमने देख लिया एक्सेस माई इंडिया का, जिसके बारे में जो चीज़ें इन्होंने, इससे पहले मध्य प्रदेश को लेकर जो इनका लीक हुआ था पोल, कितना एक्यूरेट साबित हुआ था, मैं आज तक यकीन नहीं कर पा रहा हूँ चुनाव के परिणाम पे। सर्वाधिक लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो एक्सेस माई इंडिया का पोल प्रेडिक्शन था वो सही साबित हुआ। और आज इनका प्रेडिक्शन जो सही साबित होगा, उससे तो बीजेपी की सरकार के लाले पड़ जाएंगे। सरकार अगर मजबूती के साथ बन रही होती, तो क्या रविंद्र जी आप बताइए मुझे, प्रधानमंत्री को इतने स्तर से नीचे जाके भाषण देना पड़ता पहले फेज के बाद? कि क्या उन्होंने बात कही है, मैं दोहराना भी नहीं चाहता। क्या मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। ये शब्द प्रधानमंत्री जी ने बोला, जिसकी पूरे देश भर में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का जो पूरा भाषण अब जो सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, उन्होंने केवल अल्पसंख्यक नहीं कहा, मुसलमानों का तो नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के संसाधनों पर अधिकार है, एससी का, एसटी का, वनवासियों का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का। उन्होंने मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया। लेकिन अब ये राजनीति में इस तरह की चीजें चलती हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी को हमने देखा था कि उन्होंने जो वो बयानों के लिए जाने जाते थे, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन बयानों से दूरी बना ली थी अपनी पिछले 10 सालों में। बहुत ज़्यादा उनके दूसरे लोग उनकी तरफ से बयान देते थे और उनकी मौन समर्थन उस पर रहता था। लेकिन ऐसे खुल के बयान देना, ये बता रहा है कि दीवार पर लिखी इबारत कुछ और है, और वो नहीं है जो जनता को बताई जा रही है। आप जैसे लोग तो सच को सामने ला रहे हैं, लेकिन जो बहुत से लोगों को सच को घुमाने फिराने की जिम्मेदारी दी है, वो जनता के सामने ये बता रहे हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ऐसे ही बिहार में सरकार में तोड़फोड़ नहीं की गई, ऐसे ही महाराष्ट्र की जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें तोड़फोड़ नहीं की जा रही। आप देखिए, परेशान है कि भाषण में ये कहा जा रहा है कि अब तो दूसरे जो बड़े नेता हैं कि ये तो अयोध्या हो गया है, आगे मथुरा होगा, आगे काशी होगा, बहुत सी चीज़ें कही जा रही हैं, जो साफ तौर बता रहा है कि आज मुद्दे ही नहीं है चुनाव में इनके पास।
अब्बास भाई, आप कांग्रेस की विचारधारा के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप एक एंकर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार की तरह सोचते हैं, लोगों को बहुत बहुत तमाम सारी चीज़ों पे आपकी नज़र रहती है। आपको क्या लगता है कि एक्सेस माई इंडिया ने ये ट्वीट किया भी और हटाया भी, इसके पीछे उनका सोच क्या है? मतलब ट्वीट, उनको मालूम है कि वो संघ से जुड़े हैं, उन्हें मालूम है कि उनके आर्थिक संसाधन बीजेपी से मिलते हैं या बीजेपी की सरकार से मिलते हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया क्यों? और यदि एक बार ट्वीट कर दिया तो हटाए क्यों? आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों हुआ होगा? उन्होंने, जो मुझे लगता है निजी तौर पे, जितना मैंने अध्ययन किया है, जो उनका सर्वे था, वो सर्वे उन्होंने रखा है अपनी पटल पे, टेबल पे, और उनके अंदर किसी ने उसको जारी किया है उस सर्वे को, जो, क्योंकि सर्वे को अगर आप जो लगा रहे हैं इस पे, आप देखें तो ये प्रिंट आउट्स के फ़ोटो खींचे हुए हैं। प्रिंट आउट्स के फ़ोटो खींचना और प्रिंट आउट्स को ऐसे वायरल कर देना, ये बहुत अलग विषय है। एक तो फाइल वायरल कर देता कोई, समझ में आता कि यार किसी ने बना दी है, पर ये टेबल पर रखा हुआ वो है, किसी ने जल्दी जल्दी उसका फ़ोटो लिए हैं, और वो कहीं, जैसे हम किसी के ये क्या एक्सेस माई इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है? एक्सेस माई इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से उनका इंटरव्यू ट्वीट हुआ, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा, मिंट को दिया, और उसमें ये कहा उन्होंने कि प्रदीप गुप्ता जी ने कि 13 राज्यों में चुनौती है बीजेपी के लिए। वो 13 राज्यों में उन्होंने जिन राज्यों के नाम लिए वो बीजेपी के लिए फोर्ट के तौर पे लोकसभा में 2019 में आए थे। अब ऐसे में उनका बयान आना, फिर उन्होंने कहा कि 400 पार तक पहुंचना असंभव हो जाएगा अगर इसमें ये बचा नहीं पाए अपनी, और उसी के बाद उन्होंने उसको सुबह रिट्वीट किया और 2-3 घंटे में डिलीट किया। और उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट किया है, मतलब प्रदीप गुप्ता जी ने प्रदीप गुप्ता जी के इंटरव्यू किया है, या ये जो आपके पास में स्क्रीनशॉट है? प्रदीप गुप्ता जी के संस्थान ने एक्सेस माई इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है, उसने उनका इंटरव्यू ट्वीट किया, जिसको रिट्वीट प्रदीप गुप्ता जी ने तो किया। ये स्क्रीन कहाँ से आया आपके पास? स्क्रीनशॉट जैसे ही उन्होंने डिलीट किए, जैसे ही ये तस्वीर नहीं, जैसे ही उन्होंने डिलीट किया अपना वो इंटरव्यू, तब ही किसी ने इसको जारी किया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ट्विटर के ऊपर, और पूरा हंगामा हुआ कि ये कहाँ से है, और प्रदीप गुप्ता जी को आखिरी में आके एक तरह का खंडन क्या देना पड़ा कि नहीं, हम ये बनाते नहीं हैं, हम ऐसा करते नहीं हैं। पर जो एक्यूरेसी है, अगर आपके पास ये बात आती है कि साहब आपकी तरफ से किसी ने गलत किया, आप केस करेंगे ना। उन्होंने कहीं मना नहीं किया, कहीं उन्होंने कोई केस किया, कोई केस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, बस खुद का खंडन है कि हमने ये नहीं बनाया है, क्योंकि उनके पास जिसने भी दिया होगा उसके पास साक्ष्य हैं, तो वो साक्ष्य के बाद अगर केस करते तो फंसते। तो ये एक सवाल है कि अगर ये गलत था तो आपने लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? बस भाई, भोपाल में बैठ के आप इसका मैंने आपके सोशल मीडिया पे भी आपका वीडियो देखा, आप भोपाल में बैठ के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दिल्ली में बैठी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या मतलब वहाँ बैठे बैठे ओंग रहे हैं? उनको नहीं करना चाहिए ये एक्सेस माई इंडिया हमेशा कांग्रेस के निशाने पे है, जब से मध्य प्रदेश के रिजल्ट ये सब आया है। क्यों नहीं कांग्रेस के नेशनल जो पैनलिस्ट है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उसका इस्तेमाल किया है। मैंने 2-3 को देखा कि उन्होंने उसको चर्चा में लाने का भी काम किया, पर विषय यह है कि आज ये चीज़ इतनी सामान्य सी हो गई हैं, तेज़ी से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं कि एक के बाद एक मुद्दे शायद दबते हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया में जिस तरह का दुष्प्रचार बीजेपी करना जानती है, कांग्रेस एथिक्स के साथ साथ उस लेवल पे वो चुनौती नहीं देती है, क्योंकि एथिकल है कांग्रेस का, वो अनएथिकल है। तो उसने दूसरी चीज़ें उठा के, और बहुत सी चीज़ें आ गई। अब जैसे मतदान का ही समय था, तो उस मतदान के समय पे बहुत सी चीज़ें उठ के आई, कोई वीडियो आया, कोई ऑडियो आया, इस सब में ये शायद दब गया होगा। एक आखिरी सवाल अब्बास भाई आपसे, कांग्रेस ने कोई सर्वे कराया है क्या, यदि राष्ट्रीय स्तर पे या मध्य प्रदेश, और यदि आपकी कोई जानकारी में ऐसा कोई सर्वे हो और उस पर आप बोलना चाहते हो? मैं एक इतनी बात कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी एक बार नहीं 3-4 बार कह चुके हैं, और तब से कह रहे हैं जब यात्रा निकाली थी, न्याय यात्रा, कि जब बहुत मोमेंटम बना नहीं था चुनाव का, कि बीजेपी 200 पार नहीं जाएगी। और आज एक्सेस माई इंडिया का अगर लीग सर्वे ऐसा होता है, कथित तौर पे जैसे कहा जा रहा है उनका सर्वे, वो भी इसके इर्द गिर्द घूमता है, तो इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत एक्यूरेसी है राहुल गांधी जी के उस बयान में कि बीजेपी 200 पार नहीं जा रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो लीग सर्वे है एक्सेस माई इंडिया का, इस सर्वे की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश में भी ये सर्वे
मैं पुनः आपको बता दूं कि ये एक्सेस माई इंडिया बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ एक तरह से ये जो इनके चीफ है वो जुड़े रहे हैं प्रदीप गुप्ता साहब। मध्य प्रदेश में 6 सीटें यदि कांग्रेस को मिल रही है तो ये वाकई आश्चर्य है और देश भर में एक बहुत बड़ा संदेश होगा। आज अब्बास भाई ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है और अब बात ये आ गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो बहुत बड़ी बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बहुमत के करीब पहुंच रही है? इस पे भी एक चर्चा का विषय है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।